नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायबिटीज़ टिप्स के नए वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है और डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं। डायबिटीज़ जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर एक सामान्य स्तर से ज़्यादा बना रहता है, तब हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। जो पैथोलॉजिकल इसके निर्धारक हैं उनमें ब्लड शुगर फास्टिंग, 8 घंटे की फास्टिंग के बाद 126 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा, ब्लड शुगर पीपी 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा, रैंडम ब्लड शुगर डायबिटीज़ के लक्षणों के साथ 200 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा, और HbA1c 6.5 या इससे ज़्यादा। अगर ये 2 अलग अलग दिनों पर डायबिटीज़ की रेंज में पाए जाते हैं तो फिर हम पेशेंट को डायबिटीज पेशेंट कह देते हैं। डायबिटीज को ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कहते हैं। कोई एक डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज़ नहीं होती। इसमें जेनेटिक, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल कई फैक्टर मिल करके मरीज को डायबिटीज़ का स्टेटस मिलाते हैं। जो मुख्य डायबिटीज़ के प्रकार हमें देखने में आते हैं वो 4 हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस और सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा कई और अनकॉमन फॉर्म्स भी, जैसे मॉडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ यंग, या लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ एडल्ट्स आदि भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 4 वैरायटी है। और इसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस 90% डायबिटीज़ के मरीजों में देखने को मिलती है, इसलिए ज़्यादातर बातें हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में ही करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक विशेष प्रकार है जिसमें हमारे शरीर में पाई जाने वाली बीटा सेल्स को हमारा अपना इम्यून सिस्टम गलती से पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। हमें बाहर से ही इंसुलिन के भरोसे रहना पड़ता है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और इससे पहले जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस या बच्चों की डायबिटीज़ के नाम से भी। इंसुलिन हमारे शरीर की पैनक्रियाज की बीटा सेल्स में बनता है और ये हमारी मेटाबॉलिज्म में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकोज हमारे सेल्स का, हमारे शरीर की कोशिकाओं का मुख्य ईंधन है और इसे कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वजह से जब इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस एक स्थिति होती है जिसकी वजह से इंसुलिन सही से काम नहीं करता और ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंचा पाता, तो फिर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहता है, जिसे हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसमें बीटा सेल्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं और बाहर से इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ये 90% केसेस में पाई जाती है, यानी मुख्यतः पाई जाने वाली डायबिटीज़ यही है। और इसमें बीटा सेल्स धीरे धीरे क्षय होती हैं, यानी इंसुलिन की मात्रा बनना कम हो जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। एक और दूसरी पैथोलॉजी जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में मुख्य रहती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन का सही से काम न करना। ये भी इंसुलिन की कमी की तरीके से ही दिखाई पड़ता है और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर प्रवेश करने में दिक्कत होती है। तीसरा डायबिटीज़ मेलाइटिस, जब पहली बार डायबिटीज़ का पता प्रेगनेंसी के दौरान चलता है, यानी जच्चा को पहले से डायबिटीज़ नहीं थी और प्रेगनेंसी में ही पहली बार डायबिटीज़ का जब पता चलता है, क्योंकि डायबिटीज़ प्रेगनेंसी जो है एक डायबिटोजेनिक कंडीशन रहती है। अगर ज़रा से भी इंसुलिन बनाने की क्षमता बीटा सेल्स की कम है तो प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने की वजह से और बहुत से हार्मोनल चेंजेस की वजह से डायबिटीज़ खुलकर सामने आ जाती है। उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं
और जिन माताओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने को मिलती है उनमें आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का खतरा, और जीडीएम से होने वाले बच्चों में भी आगे चल के भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। लास्ट जो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो तब कहते हैं जब किसी वजह से, नॉन वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस शरीर में उत्पन्न होती है, जैसे कि पैनक्रियास की कोई बीमारी, जैसे पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटिक कैंसर, कई हार्मोनल डिजीजेस जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट, फेनिटोइन से ट्रीटमेंट कुछ मिर्गी के मरीजों में, ये भी टेम्परेरी रूप से डायबिटीज़ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऑपरेशन वगैरह के पहले तनाव की वजह से कई बार मरीजों में इंटरनल स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी टेम्परेरी डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्थिति बन जाती है, और ये कारक फैक्टर के हटने पे अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे मुख्य 4 प्रकार के डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल और सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। अब आते हैं हम लोग डायबिटीज़ के लक्षणों के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत धीरे धीरे लाइफस्टाइल की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से एकदम धीरे धीरे बढ़ने वाला डिजीज़ है, और इसमें शुरुआती दिशा में कई बार कोई लक्षण नहीं आते, इसलिए डायग्नोसिस के लिए लक्षणों का इंतजार करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे आपका वजन ज़्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी शिथिल दिनचर्या है, आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, आपका बीपी बढ़ा रहता है, या कोई भी अन्य डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क फैक्टर, जिसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने सारे रिस्क फैक्टर इन्यूमरेट कराए थे, तो आपको एक निश्चित समय अंतराल पर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए ब्लड शुगर फास्टिंग, बीपी, HbA1c कराकर देखते रहना चाहिए। साल में एक बार तो अवश्य करा लेना चाहिए, ठीक है। तो लक्षण काफ़ी देर से आते हैं, लक्षणों के भरोसे न रहें। जब ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाती है तब लक्षण प्रकट होना शुरू होते हैं। और क्या है कॉमन लक्षण? जब ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है तो किडनी ग्लूकोज को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगती हैं, इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और ग्लूकोज को निकालने के लिए किडनी उसको काफ़ी पानी भी ऑस्मोसिस के वजह से बाहर निकालना पड़ता है, जिससे मरीज को बार बार पेशाब लगती है, जिसे हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। यानी डायबिटीज़ का एक मुख्य लक्षण पॉलीयूरिया है, यानी मरीज को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। बार बार पेशाब जाने से, ग्लूकोज के साथ पानी निकलने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इससे मरीज का मुंह सूखता है, बार बार गला सूखता है और वो बार बार पानी पीता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है और इसे पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में तो बढ़ी रहती है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में, हमारी मांसपेशियों में प्रवेश नहीं कर पाता। जहाँ उसकी ज़रूरत होती है काम के लिए, तो हमें थकान और कमजोरी का एहसास होता है। ये तीसरा डायबिटीज़ का मुख्य लक्षण है, कमजोरी लगते रहना। ब्लड सेल्स में, मांसपेशियों में जब ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है खाना खाने के लिए। यानी मरीज डायबिटीज़ का बार बार खाना खाता है, उसे भूख का एहसास बना ही रहता है, क्योंकि वो जब भी खाना खाता है तो ग्लूकोज उसके ब्लड में ही बना रहता है, उसकी मांसपेशियों, उसकी सेल्स में नहीं पहुंच पाता और उसको संतृप्त नहीं कर पाता। तो बार बार खाना खाने के बाद भी जब शुगर ज़्यादा बढ़ी रहती है तो डायबिटीज़ का मरीज भूखा ही बना रहता है और बार बार उसे खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। ये चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इसे पॉलीफैगिया कहते हैं। मांसपेशियों में जब ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता तो मांसपेशियां एनर्जी के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगती हैं और उनका वजन कम होने लगता है, जिससे वेट लॉस होता है।
तो डायबिटीज़ के मरीजों में बिना किसी वजह के मरीज़ खाना भी ज़्यादा खाता रहता है और फिर भी उसका वज़न कम होने लगता है अगर उसकी शुगर को अनियंत्रित रखा जाए। आपने अक्सर देखा होगा डायबिटीज़ के मरीजों के पैर हाथ काफ़ी दुबले हो जाते हैं, वो इसी वजह से शुगर अनियंत्रित रहने से उनका मांसपेशियों का वजन कम हो जाता है। बार बार यूरिन में ग्लूकोज निकलने से, लगातार ग्लूकोज का स्तर पेशाब में बढ़ा रहने से डायबिटीज़ के मरीजों को जेनाइटल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन पाए जाते हैं, ख़ास तौर से फंगल जेनाइटल इन्फेक्शंस। तो प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होना, लालपन आना, फंगस चकत्ते पड़ जाना, ये लक्षण अगर बार बार हो रहे हैं तो भी डायबिटीज़ की जांच कराकर देख लेना चाहिए। ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। कोई भी इन्फेक्शन डायबिटीज़ में ठीक होने में समय लेता है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन खास तौर से बहुत कॉमन है। स्किन के इन्फेक्शन, उसके बाद खुजली होना, स्किन का ड्राई हो जाना, स्किन का सूख जाना, चटकने लगना, ये भी डायबिटीज़ में काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं। जख्म होने पर, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का स्तर ब्लड में बढ़ा रहता है, तो बैक्टीरिया वगैरह पनपने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए जख्म भी जल्दी से ठीक नहीं होते और ज़्यादा तगड़ी एंटीबायोटिक थेरेपी ज़्यादा दिनों तक मांगते हैं, समय ज़्यादा लगता है हीलिंग में। ये तो ब्लड शुगर के बढ़ने की वजह से लक्षण थे। जहां हमने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और उसको बहुत धीरे धीरे, बहुत समय तक कोई लक्षण नहीं रहते और फिर बाद में जैसे जैसे जो शरीर के अंग अफेक्टेड होते जाते हैं वैसे लक्षण आते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में लक्षण अचानक से प्रकट होते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनकी बीटा सेल्स अचानक ही समाप्त हो जाती हैं। बच्चे को कभी बुखार आता है और हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम वायरस की जगह पे बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है और सारी बीटा सेल्स एक साथ डैमेज हो जाती हैं। ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत हाई हो जाता है और एकदम सही बच्चा, एकदम से उसका वजन कम होने लगता है, उसको मुंह सूखने लगता है, बार बार पेशाब के लिए आने लगता है, बहुत तेज प्रेजेंटेशन होता है, उसको यूजुअली मिस नहीं किया जा सकता। अगर समय पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया जल्दी ही कुछ ही दिनों में, तो कीटोएसिडोसिस की स्थिति आ जाती है, बच्चा कोमा में चला जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद जब ब्लड शुगर बहुत दिनों तक बढ़ी रहती है, डायबिटीज़ कई दिनों तक, काफ़ी सालों तक अनकंट्रोल बनी रहती है, तो फिर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं और उनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे आँखों में मोतियाबिंद बनना, रेटिनोपैथी डेवलप होने से नज़र कम हो जाना और ज़्यादा गंभीर स्थिति में अंधापन आ जाना। इसी तरीके से न्यूरोपैथी जब डेवलप होने लगती है तो हाथ पैरों में सुन्नपन, झुन्नपन, चींटियाँ काटना, मरीज को ऐसा लगना जैसे वो रुई या गद्दे पे चल रहा है, पैरों में कांटे चुभना, इस तरह के लक्षण आते हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होते हैं। जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होने लगता है तो उसको बेड से उठने में, लेटे से उठने में चक्कर आते हैं, उसका बीपी सडन ड्रॉप होता है, जिसको आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, इसके लक्षण आने लगते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होने पे कई बार पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है, यानी उसको हार्ट अटैक का दर्द महसूस नहीं होता। दिल के पेशेंट में हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक भी ऐसा जिसमें सीने का दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ घबराहट, पसीना आना, सांस फूलना आदि लक्षणों के बाद बगैर सीने में दर्द हुए पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। ये भी डायबिटीज़ की बढ़ी हुई एडवांस अवस्थाओं में देखा जाता है। इसके अलावा नेफ्रोपैथी के सिम्टम जब डायबिटीज़ के मरीजों में आने लगते हैं तो शरीर में सूजन आना आदि वगैरह दिखाई पड़ता है। डायबिटीज़ बहुत समय तक बनी रहती है तो सेक्सुअल फंक्शंस को भी प्रभावित करती है। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस बहुत कॉमन है डायबिटीज़ में। मॉर्निंग इरेक्शंस का कम होना इसकी खास पहचान रहती है। तो डायबिटीज़ जहाँ भी शरीर के जिस भी अंग को इफेक्ट करती है
वो लक्षण आप डायबिटीज़ के मरीज में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो में डायबिटीज़ के लक्षण और डायबिटीज़ के प्रकार पर हमने चर्चा की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। हमें यह भी बताएं कि आप किन अन्य विषयों पर जानकारी चाहते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीजों से परिचित हैं तो उन्हें वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।